क्विज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। लाडली योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर या फिर राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। लाडली योजना का संबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है। कोविड-19 और लॉकडाउन के प्रभाव की वजह से इस साल इस योजना के लिए आवेदनों की संख्या में गिरावट देखी गई। इस योजना के तहत लाभार्थी लड़कियों को उनके जन्म से लेकर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक उनकी शिक्षा के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना 1 जनवरी 2008 में शुरू की गई थी। इस योजना का मकसद है सामाजिक और आर्थिक रूप से बालिकाओं को सशक्त बनाना, बालिकाओं के जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देना, कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण और लिंग अनुपात में सुधार लाना, बालिकाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना, लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, छात्राओं को उनकी उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षा प्रदान करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इस प्रश्न का जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध टीम हेलो नामक पहल से है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को या फिर IMF? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर गलत सूचना देने जैसे मुद्दों से निपटने और मिथकों को तोड़ने के लिए 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने संयुक्त राष्ट्र की एक पहल के तहत हाथ मिलाया है। इनमें 22 भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस पहल का नाम है टीम हेलो। संयुक्त राष्ट्र ने इस पहल के लिए लंदन विश्वविद्यालय के द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर साझेदारी की है। इस पहल के तहत वैज्ञानिक मिथकों का भंडाफोड़ करके सोशल मीडिया के जरिए वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर जानकारी साझा करेंगे। टीम हेलो पहल का लक्ष्य निम्नलिखित है। भारत के अलावा UK, US, साउथ अफ्रीका, कतर, UAE, फ्रांस, स्पेन, पेरू, कनाडा और ब्राजील में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए काम को उजागर करना, कोविड-19 वैक्सीन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इन देशों के नागरिकों के बीच संचार के लिए एक मंच स्थापित करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काऊ कैबिनेट का निर्माण किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गाय और मवेशियों के संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट यानी काऊ कैबिनेट का गठन किया है। इस कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल होंगे। काऊ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के अवसर पर 22 नवंबर को आगर मालवा के भौ अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। पिछले साल कांग्रेस के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश विधानसभा ने गौ हत्या विरोधी संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया था। इस अधिनियम में गौ हत्या के लिए 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल और गाय के नाम पर हिंसा करने के लिए 25,000 से 50,000 तक का जुर्माना सुनिश्चित किया गया था। इस संशोधन के जरिए गौ हत्या अधिनियम 2004 में बदलाव लाया गया था। गौ हत्या विरोधी अधिनियम 2004 में किसी को भी मध्य प्रदेश के रास्ते मवेशियों को ले जाने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहे तो उसे सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमति की जरूरत होती थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। इस समिट की थीम क्या है? फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट इज नाउ, टेक्निकल वर्ल्ड या फिर विद इन्फोबायोटिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेक्स्ट इज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, स्विस कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष गाई पारमेलिन सहित कई लोग हिस्सा लेंगे। यह समिट 19 से 21 नवंबर तक चलेगी। इस समिट के लिए कर्नाटक सरकार के साथ निम्न संगठनों ने साझेदारी की है। कर्नाटक नवाचार एवं प्रौद्योगिकी सोसाइटी यानी किट्स, कर्नाटक सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी विजन ग्रुप, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI और MM एक्टिव साइंस टेक कम्युनिकेशंस। इस समिट की थीम है नेक्स्ट इज नाउ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में CSIR, CIMFR यानी केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के प्लैटिनम जुबली स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस संस्थान का मुख्यालय कहाँ है?
नई दिल्ली, झज्जर, पटना या फिर धनबाद? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धनबाद। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में CSIR CIMFR के प्लेटिनम जुबली स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए निम्न का भी उद्घाटन किया: कोल टू सिन गैस प्लांट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोल गैसिफिकेशन। साथ ही कोकिंग कोल के आयात प्रतिस्थापन के लिए नवीन प्रौद्योगिकी राष्ट्र को समर्पित की। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान यानी CIMFR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की प्रतिष्ठित R&D प्रयोगशालाओं में से एक है। इसका मुख्यालय झारखंड के धनबाद में है। धनबाद को भारत की कोयला राजधानी यानी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह देश के पूर्वी भाग के दामोदर बेसिन में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, CSIR निम्नलिखित में से किस एक नोडल संगठन के साथ मिलकर छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का समन्वय कर रही है? CSIR CIMFR, CSIR NISTADS, CSIR NIRI या फिर CSIR HRDG? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CSIR NISTADS। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वर्चुअल तरीके से छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF 2020 संस्करण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। बता दें कि इस महोत्सव का आयोजन 22 से 25 दिसंबर 2020 के लिए किया जाएगा। इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण के लिए विज्ञान यानी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। IISF 2020 का आयोजन निम्न संगठनों के द्वारा किया जा रहा है: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES, जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और विज्ञान भारती यानी विभा। इस महोत्सव के लिए नोडल संगठन के रूप में CSIR NISTADS काम करेगा, जिसके साथ CSIR समन्वय कर रहा है। यहाँ NISTADS का पूरा नाम है राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज। यह CSIR के 38 संस्थानों अथवा प्रयोगशालाओं में से एक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन 30 सितंबर 1980 को किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ए प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक का प्रकाशन खबरों में है। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर शशि थरूर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बराक ओबामा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अ प्रॉमिस लैंड नामक एक संस्मरण प्रकाशित किया है। यह 2 खंडों में से पहला खंड है जो ओबामा ने अपने कार्यकाल के दौरान 2009 और 2017 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में लिखा था। यह पुस्तक 2011 में ओसामा बिन लादेन की हत्या के साथ समाप्त हुई है। इस पुस्तक का कई विदेशी भाषाओं जैसे चीनी, वियतनामी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू आदि में अनुवाद किया जाना है। पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी पुस्तक में रामायण और महाभारत का उल्लेख भी किया है। इसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अपने आकर्षण को भी इसमें शामिल किया है। आपको बता दें कि ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लीलावती पुरस्कारों का उद्घाटन किया। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी पहल है? IIT दिल्ली, केनूरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन गुंटूर, IISc बेंगलुरु या फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लीलावती पुरस्कारों का उद्घाटन किया है। यह पुरस्कार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE की एक पहल है। लीलावती पुरस्कार महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित प्रस्तुत किए जाने हैं। इस पुरस्कार में 7 श्रेणियां हैं। ये साक्षरता, आत्मरक्षा, महिला उद्यमिता, कानूनी जागरूकता, महिला स्वास्थ्य और हाइजीन और सैनिटेशन है। पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक भारतीय मूल्यों का उपयोग करके सैनिटेशन, हाइजीन, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों में जागरूकता पैदा करना है। साथ ही पुरस्कार का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, साक्षरता, रोजगार, नवाचार, ऋण, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, विपणन और महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, संजय गुप्ता, कृष्ण गोपाल कृष्णन या फिर रघुराम राजन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्ण गोपाल कृष्णन। इन्फोसिस के पूर्व सह अध्यक्ष और सह संस्थापक कृष्ण गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है। उन्हें एक गवर्निंग काउंसिल का नेतृत्व करना है, जिसमें 9 अन्य सदस्य होंगे। सदस्य IIT, IISC, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आदि से होंगे। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। RBI ने क्रॉस थिंकिंग को बढ़ावा देने, सपोर्ट करने के लिए इस हब की स्थापना की है। हब निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा: कुशल बैंकिंग सेवाएं, डिप वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना और आपातकाल के समय में व्यापार निरंतरता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल की शुरुआत होने वाली है? राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल की शुरुआत होने वाली है। इसकी सूचना जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल के अध्यक्ष ने घोषणा करके दी कि मिल जल्द ही सौर ऊर्जा पर काम करेगी। इसके साथ ही यह मिल एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल भी बन जाएगी। यह मिल महाराष्ट्र के परभणी जिला में 30 एकड़ भूमि में फैली हुई है। यह कपास को कपड़ों में प्रोसेस करती है। साथ ही यह कपास से सूत काटने, प्रेसिंग, बुनाई का काम करती है। परभणी जिला राज्य का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है। इस राज्य में अधिकांश किसान कपास उगाते हैं और कपास का उत्पादन राज्य में एक लाभदायक निवेश के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था 18 से 24 नवंबर 2020 को विश्व रोग अणुरोधी जागरूकता सप्ताह यानी वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के रूप में मना रही है? नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर FAO? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन 18 से 24 नवंबर 2020 के बीच रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाने वाला है। WHO द्वारा इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही यह दवा प्रतिरोध संक्रमणों के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आम जनता और नीति निर्माताओं के बीच प्रैक्टिसेस को प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष इसकी थीम यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटीमाइक्रोबियल्स रखी गई है। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध यानी AMR तब होता है जब परजीवी, कवक, वायरस और बैक्टीरिया दवाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि भारत में एंटीबायोटिक्स केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO के दायरे में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। इयोटा नामक तूफान ने हाल ही में किस क्षेत्र में दस्तक दी है? दक्षिणी चीन सागर, मध्य अमेरिका, उत्तरी सागर या फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।